नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्टा में आज बात उन खतरनाक पलों की जब परमाणु युद्ध का खतरा टॉप लेवल पर पहुंच चुका था। एक मिसाइल हमले ने दुनिया की सुपर पावर के बीच युद्ध फिक्स कर दिया था। ज़ेलेंस्की ने भी ऐसा माहौल बनाया कि वर्ल्ड वॉर की नौबत तक आ जाती, लेकिन फिर एक सीक्रेट मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको मिसाइल की मिस्ट्री से लेकर वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा खतरा साफ साफ दिखाई देगा। वॉशिंगटन से एक स्पेशल प्लेन उड़ता है। हवा में 8,700 किलोमीटर का सफर पूरा करके तुर्की के अंकारा में लैंड होता है। रूस की राजधानी मॉस्को से भी एक खास विमान हवा में उड़ा और 3,000 किलोमीटर की दूरी नापकर अंकारा में उतरा। वॉशिंगटन से आए विमान में CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर विलियम बर्न्स सवार थे। वहीं मॉस्को से आए स्पेशल विमान में रूस के खुफिया विभाग के अधिकारी थे। तुर्की के अंकारा में एक सुपर स्पेशल और सीक्रेट मीटिंग हुई। मीटिंग का मुद्दा था परमाणु युद्ध। यूक्रेन युद्ध परमाणु युद्ध में ना बदल जाए, इसके लिए अमेरिका और रूस के सीक्रेट मीटिंग में किसकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई, मीटिंग का क्या नतीजा निकला, इसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के फैसले में न्यूक्लियर वॉर का कोड छिपा है। एटम बम का वो कोड भी हम डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले दुनिया के बड़े न्यूक्लियर पावर परमाणु युद्ध को लेकर क्या राय रखते हैं, इसे जान लीजिए। एटम बम के इस्तेमाल पर अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन की ना है। परमाणु बम के प्रयोग पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी ना है। ब्रिटेन के सुनक मानते हैं कि न्यूक्लियर वार छेड़ना दुनिया में मना है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन के ऑफिस में अभी न्यूक्लियर वार पर पीली बत्ती जली है। पीली बत्ती का मतलब आप जानते ही हैं, पीली बत्ती यानी इंतजार का वक्त। क्रेमलिन में जल रही पीली बत्ती कब हरी बत्ती में बदल जाए, ये कोई नहीं जानता। ग्रीन लाइट जलते ही रूस का परमाणु बम यूक्रेन पर फूट सकता है। पूरी दुनिया जानती है, महीनों पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध को कैसे परमाणु युद्ध में बदलना है, इसकी ट्रेनिंग ले चुका है।
परमाणु युद्ध की नौबत आई तो कैसे न्यूक्लियर बॉम्बर से रूस यूक्रेन पर परमाणु बम गिराएगा, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। रूस यूक्रेन को कैसे अपने न्यूक्लियर मिसाइल का निशाना बनाएगा, इसका ट्रेलर भी दुनिया को दिखा चुका है। परमाणु पनडुब्बी से कैसे न्यूक्लियर मिसाइल दागी जाएगी, इसका भी अभ्यास हो चुका है। काला सागर में युद्धपोत के जरिए रूस कैसे यूक्रेन में न्यूक्लियर वॉर शुरू करेगा, इसका भी रिहर्सल हो चुका है। यही वजह है कि दुनिया डरी हुई है। सबसे टेंशन में अमेरिका है। अमेरिका हर हाल में परमाणु युद्ध को रोकना चाहता है। रूस के न्यूक्लियर अटैक की आशंका पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश में यही वजह है कि सीआईए डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने अपने रूस के काउंटरपार्ट और रूस के एसवीआर के प्रमुख सर्गेई नारिशकिन से अंकारा में मिले परमाणु युद्ध के संभावित खतरे पर रूस को चेताया है। विलियम बर्न्स और सर्गेई नारिशकिन की गुप्त मीटिंग पर अब अमेरिका ने भी अपनी मुहर लगा दी है और क्रेमलिन ने भी इसे सही बताया है। यानी अब अमेरिका ने तनातनी छोड़ रूस के साथ फिर से न्यूक्लियर टॉक शुरू कर दी है। सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स की सीक्रेट मीटिंग इसलिए भी बहुत खास थी क्योंकि पुतिन क्या करने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, परमाणु विशेषज्ञों के लिए जानना मुश्किल है। पुतिन के मन में क्या है, ये कोई नहीं जानता। क्रेमलिन पर कड़ी नजर रखने वाली अमेरिका की सीक्रेट सर्विस भी बेचैनी में है। पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पुतिन परमाणु युद्ध पर क्या फैसला लेने वाले हैं। सीबीएस न्यूज से बात करते हुए सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने जोर देकर कहा है कि पुतिन की परमाणु बम वाली चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में पुतिन के परमाणु हथियार के इस्तेमाल के खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि अभी तक इसका कोई व्यावहारिक सबूत नहीं है, लेकिन पश्चिमी दुनिया को चिंतित होना चाहिए। अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करते हैं तो यह जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी। परमाणु हमले की आंच नाटो देशों तक पहुंचेगी। परमाणु हमले के जवाब में नाटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अंकारा में रूस के सर्गेई नारिशकिन से मिलकर विलियम बर्न्स सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए। कीव पहुंचकर सीआईए डायरेक्टर विलियम बर्न्स ज़ेलेंस्की से मिले हैं। विलियम बर्न्स का पहले रूस के खुफिया एजेंसी के चीफ से मिलना, उनसे परमाणु युद्ध को लेकर बात करना और फिर ज़ेलेंस्की से मिलने कीव आना, उनसे बात करना, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। उसमें एक मायना न्यूक्लियर वार से जुड़ा बताया जा रहा है। परमाणु युद्ध का प्रेशर मीटर है। इस मीटर की सुई खतरे का अलार्म बजा रही है। पुतिन के इस परमाणु युद्ध प्रेशर मीटर पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि यह प्रेशर मीटर यूक्रेन युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने का संकेत दे रहा है। क्योंकि खेरसॉन पर जीत के बाद ज़ेलेंस्की का जज्बा इतना बढ़ चुका है कि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन क्राइमिया पर भी चढ़ाई कर सकता है। लेकिन खेरसॉन में कामयाबी के बाद अगर ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया की ओर देखा तो परमाणु युद्ध तय माना जा रहा है।
पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगर यूक्रेन ने क्राइमिया पर कूच किया तो परमाणु बम का बटन दबाने से नहीं हिचकेंगे। क्राइमिया को पुतिन किसी भी हालत में अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, भले ही इसके लिए न्यूक्लियर वॉर ही क्यों ना करना पड़े। क्राइमिया पुतिन के लिए बेहद अहम है। 2014 से ही क्राइमिया पुतिन के पास है। क्राइमिया में रूस ने कई एयरबेस और नेवल बेस बना रखे हैं। उसी के रास्ते से उनकी सेना को हथियार और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाई जाती हैं। और अगर इतने अहम क्राइमिया से हाथ धोने की नौबत आ जाए तो फिर एटम बम ही आखिरी विकल्प बच जाता है। खेरसॉन को क्राइमिया का गेटवे कहा जाता है। माना जा रहा है कि खेरसॉन में जीत के बाद यूक्रेन की सेना दक्षिण में क्राइमिया की तरफ आगे बढ़ेगी, यानी ज़ेलेंस्की की सेना का अगला निशाना क्राइमिया होगा, जिसे पुतिन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर क्राइमिया से परमाणु युद्ध वाली कयामत के आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसकी एक झलक उस वक्त मिली थी जब क्राइमिया ब्रिज पर विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट को पुतिन ने अपनी शान पर सबसे बड़ी चोट करार दिया था। ब्रिज को लेकर क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग हुई, जांच का आदेश हुआ, फौरन इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर पहुंच गई। क्राइमिया ब्रिज के सामरिक मायने बहुत ज्यादा है। क्राइमिया ब्रिज रूस को क्राइमिया से जोड़ता है। ये यूरोप का सबसे लंबा पुल है। इस पुल की लंबाई 19 किलोमीटर है। ये रेलवे ब्रिज यूक्रेन में रूस के सैनिकों तक लॉजिस्टिक सप्लाई करने का मुख्य रास्ता है। माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन की सेना खेरसॉन के बाद क्राइमिया की ओर आगे बढ़ी तो उसका पहला निशाना क्राइमिया ब्रिज बन सकता है। समंदर के बीचों बीच बना ये वो पुल है जो आज यूक्रेन में चल रहे युद्ध के पीछे कई वजहों में से एक है, क्योंकि ये पुल क्राइमिया पर रूस की हुकूमत को मजबूत करता है। रूस की सेना क्राइमिया की ब्रिज की सुरक्षा 20 तरीके से कर रही है। इसमें सैटेलाइट, लड़ाकू विमान, युद्धपोत, टैंक, गोताखोर, मिलिट्री डॉल्फिन, रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और बख्तरबंद गाड़ियों सहित 20 तरीके से इस ब्रिज की सुरक्षा की जा रही है। खुद पुतिन ने इस पुल का उद्घाटन किया था जब उन्होंने खुद ट्रक को चलाकर इस पुल को पार किया था। वो ट्रकों का काफिला लेकर क्राइमिया गए थे। पुतिन का ट्रक ड्राइवर के तौर पर क्राइमिया पहुंचना रूस की ताकत का एक और मुजाहिरा था। लेकिन इससे भी बड़ी पावर प्रोजेक्शन पुतिन ने जून 2020 में की, जब क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाला रेलवे पुल भी तैयार हो गया। तब भी उद्घाटन पुतिन ने किया। तब वो उसी ट्रेन के इंजन में बैठकर क्राइमिया तक गए। पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि अब क्राइमिया को उनसे कोई नहीं छीन सकता। क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हुए हमले के बाद यूक्रेन को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। कीव समेत 7 शहरों पर पुतिन के गुस्से की आग बरसी थी। ईरान से मिले ड्रोन से पुतिन ने वहां ऐसा कहर बरपाया था कि पूरा यूक्रेन दहल उठा था। ऐसे में अगर अब यूक्रेन की सेना क्राइमिया की ओर बढ़ी तो पुतिन खुद को परमाणु बम का बटन दबाने से नहीं रोक सकते। यूक्रेन के सांसद वोलोदिमीर आर्यू ने भी दावा किया कि पुतिन ने परमाणु हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। यानी अब जिस न्यूक्लियर वॉर की आशंका जताई जा रही थी वो भी किसी वक्त शुरू हो सकती है। वोलोदिमीर आर्यू के दावे के मुताबिक पुतिन का एक हाथ न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने वाले बटन पर रखा हुआ है, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर पुतिन का सब्र जवाब दे गया तो यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा।
यूक्रेन के सांसद व्लादिमीर आर्यव ने दावा किया कि रूस तबाही का ट्रेलर दिखाने के लिए यूक्रेन पर एक छोटा न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, क्योंकि अमेरिका समेत कई देश परमाणु हमले की चेतावनी को कोरी धमकी बता रहे हैं। आर्यव ने दावा किया कि पुतिन अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए छोटा परमाणु हमला करने से जरा भी नहीं कतराएंगे, जिससे रूस की सेना अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से अंजाम दे सकती है। रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम हैं। सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की भी क्षमता 1 किलोटन या उससे भी कम है, जो 1000 टन विस्फोटक टीएनटी के बराबर तबाही लाएगा। दावा किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को फोड़ने का फैसला ले सकता है क्योंकि उनका यह कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देगा, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुंच जाएगा। पुतिन के मन में क्या है, ये कोई नहीं जानता। क्रेमलिन पर कड़ी नजर रखने वाली अमेरिका की सीक्रेट सर्विस भी बेचैनी में है, क्योंकि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पुतिन परमाणु युद्ध पर क्या फैसला लेने वाले हैं। अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी। परमाणु हमले की आंच नाटो देशों तक पहुंचेगी। परमाणु हमले के जवाब में नाटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी। वो जंग दुनिया के दो सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर के बीच होगी। दुनिया में 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास है। एक तरफ सबसे बड़ा और सबसे अधिक परमाणु बम वाला रूस होगा, तो दूसरी तरफ परमाणु युद्ध को अंजाम दे चुका अमेरिका होगा। लेकिन रूस ने इससे उलट बहुत ही बड़ा दावा किया है। रूस का दावा है कि अमेरिका उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। दावा है कि वो जल्द ही रूस के परमाणु हथियारों के ठिकानों पर हमला कर सकता है। रूस के मुताबिक अमेरिका ने इसकी पूरी प्लानिंग भी कर ली है, यानी अमेरिका आने वाले वक्त में रूस के परमाणु ठिकानों को बर्बाद कर सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो रूस और अमेरिका में सीधी जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस भी बड़ा हमला बोल देगा। और रूस के परमाणु ठिकानों पर हमले के जवाब में रूस का हमला भी परमाणु वाला हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। इसकी नौबत ऐसे ही नहीं आई। 9 महीने से जारी महायुद्ध में एक मिसाइल ऐसी भी चली जिसने सभी के होश फाख्ता कर दिए, क्योंकि इस मिसाइल पर वर्ल्ड वॉर लिखा हुआ था। ऐसा करने वाला कौन था, ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक साफ साफ नजर आएगा। मिसाइल फायर हुई। टारगेट पर क्या था? दुनिया अनजान थी और फिर हुआ एक बड़ा धमाका। मिसाइल यूक्रेन से सटे पोलैंड के पूर्वी इलाके में गिरी। 2 लोगों की मौत हो गई, बड़ा नुकसान हुआ।
खबर फैल गई कि हमला तो रूस ने कराया है, नाटो पर हमला हो गया है। अब विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। यूक्रेन युद्ध अब वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ गया है। एक मिसाइल ने पूरे यूरोप में दहशत फैला दी। मिसाइल का मलबा चेक हुआ तो पता चला कि ये रूस में बनी S-300 का टुकड़ा है। सबूत नंबर 1। ये है सबूत नंबर 2। ये S-300 मिसाइल के वो टुकड़े हैं जिनको देखकर शक हुआ कि मिसाइल रूस की बनी हुई है, तो हमला भी जरूर पुतिन ने कराया होगा, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलों से हमले कर रहा है और ये मिसाइल भी रूस की है, जिससे उसने पोलैंड पर हमला किया है। लेकिन इसमें कितना सच है और कितना झूठ है, इसमें कितना प्रोपेगेंडा है, इसमें कितनी बड़ी साजिश है। सबसे पहले देखिए कि इस हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने क्या कहा। Польща, держави Балтії – це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. ज़ेलेंस्की ने सीधा रूस पर हमले का इल्जाम लगाया और फिर रूस ने सीधे इनकार कर दिया। Все объекты поражены. Хотим подчеркнуть, высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы. पोलैंड नाटो का सदस्य है और पोलैंड पर हमले का मतलब है नाटो पर हमला, अमेरिका पर हमला, ब्रिटेन पर हमला, जर्मनी पर हमला, और इसका जवाब रूस को मिला तो समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर शुरू। सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की यही चाहते हैं? ज़ेलेंस्की पूरी जांच होने से पहले कैसे रूस पर सीधा इल्जाम लगा रहे हैं? Podobnie wyprodukowana w latach 70. rakieta typu S-300 i w związku z czym kolejne zasadnicze pytanie było, kto był odpowiedzialny za wystrzelenie tej rakiety, krótko mówiąc, kto wystrzelił tą rakietę. Nie mamy w tej chwili żadnych dowodów na to, że rakieta ta została wystrzelona przez stronę rosyjską, natomiast wiele wskazuje na to, jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta, która służyła po prostu ज़ेलेंस्की और यूक्रेन तो शुरू से रूस को हर चीज के लिए बदनाम कर रहे हैं। ऐसे मौकों पर उनकी बातों का बहुत वजन नहीं रह जाता, क्योंकि खतरा वर्ल्ड वॉर का है। Ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти. Я хочу зараз сказати усім нашим польським братам і сестрам. Україна завжди вас підтримає. Вільних людей терор не зламає. Перемога можлива, коли немає страху. У нас з вами. सवाल है कि इस हमले के बाद दुनिया की अहम शख्सियतों ने क्या कहा। बहुत गौर से देखिएगा ये रिपोर्ट, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच इन बातों का असर अब इस जंग के आने वाले दिनों पर पड़ेगा। सवाल है कि पोलैंड ने क्या कहा, ज़ेलेंस्की के इल्जाम का क्या मतलब है, क्या रूस की सफाई ठीक है, और फिर अमेरिका की तरफ से क्या रिएक्शन आया है। सबसे अहम अमेरिका का जवाब है। There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we completely investigate, but it is it's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia, but we'll see. It's unlikely, sir. Mr. President, has Poland suggested invoking Article 4 or 5 from NATO, sir?
Down in front, guys. Down in front. Probably have a meeting of the बाइडन ने एक तरह से पुतिन को क्लीन चिट दे दी है। यानी बाइडन इस मिसाइल हमले को लेकर ज़ेलेंस्की के साथ नहीं बल्कि पुतिन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बाइडन ने ऐसा करने से पहले दुनिया के टॉप लीडर्स की एक मीटिंग बुलाई। बाइडन जब बाली में मौजूद थे तब उनको पोलैंड में मिसाइल मिलने की खबर मिली और फिर उनकी मीटिंग में दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडर शामिल हुए। इस मीटिंग में खुद बाइडन बीचों बीच बैठे हैं। उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी हैं, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज भी हैं, दाईं तरफ यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल हैं, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं, उनके पीछे बैठे हैं हॉलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट, साथ में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी हैं। बाईं तरफ यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला लेन उनके पीछे बैठी हैं, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। इस वक्त जरूरी है कि S-300 मिसाइल को समझा जाए क्योंकि इसी मिसाइल का टुकड़ा पोलैंड में मिला है। पोलैंड वो देश है जो शुरुआत से ही पुतिन की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। रूस ने जब से युद्ध शुरू किया है तब से यूक्रेन को हर तरह की मदद पोलैंड के रास्ते ही मिल रही है, चाहे वो हथियार हो या फिर खाने पीने का सामान। यही वजह है कि पोलैंड में गिरी मिसाइल ने पूरी दुनिया में डर पैदा कर दिया है कि कहीं ये संघर्ष दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़े संकट में न बदल जाए। बताया जा रहा है कि S-300 मिसाइल पोलैंड के प्रेजेवोडेव में एक गांव में जाकर गिरी। यह इलाका यूक्रेन के लवीव शहर के पश्चिम में बॉर्डर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मिसाइल को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया था। इस मिसाइल हमले के बाद पोलैंड एक्शन में आ गया और उसने अपने फाइटर जेट को हवा में उड़ा दिया। यही नहीं, सेना को भी पोलैंड ने तत्काल अलर्ट कर दिया। I also had a call with President Duda of Poland. I offered my condolences and offered support for the investigation that will get to the bottom of what happened. Since the beginning of Russia's invasion, the Polish government and the Polish people have stood strong and stepped up for Ukrainians. We share their sorrow as we salute their strength and resolve. अभी तक जो बातें साफ हुई हैं वो ये कि इस हमले को लेकर ज़ेलेंस्की ने सीधे रूस को जिम्मेदार ठहराया है और जिसे पुतिन की टीम ने खारिज कर दिया है। लेकिन बाइडन ने ज़ेलेंस्की की बात को झूठा बता दिया। तब उन्होंने कहा कि ये मिसाइल रूस की नहीं लगती। ऐसे में सवाल है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन? क्या बाइडन ने पुतिन के साथ सेटिंग कर ली है या फिर ज़ेलेंस्की ने वर्ल्ड वॉर के लिए नेटो को भड़काने की कोशिश की है? क्या ज़ेलेंस्की सबसे बड़े खलनायक है? आखिर कौन चाहता है कि रूस वर्सेस नेटो का युद्ध हो? वैसे सवाल उठता है कि जिस मिसाइल की रेंज ही 150 किलोमीटर है वो डॉनबास से उड़कर 1000 किलोमीटर दूर पोलैंड में कैसे पहुंच सकती है? S-300 वैसे भी एयर डिफेंस मिसाइल है जिसे हवाई टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। यहीं ज़ेलेंस्की की थ्योरी फेल हो जाती है और उनका आरोप सिर्फ एक एजेंडा साबित होता है जिसे बाइडन ने भी खारिज कर दिया है। दरअसल यूक्रेन के 3 और हथियार जिन्होंने रूस को परेशान कर दिया है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की नेटो की मदद से नो फ्लाई जोन बनाने में तो नाकाम रहे हैं, लेकिन उनके अपने सिस्टम ऐसे हैं जो छोटी रेंज में रूसी विमानों का शिकार जरूर कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम से ये शिकार कैसे किए गए, इसका छोटा सा ट्रेलर देखिए। इन हमलों के पीछे यूक्रेन के 3 एयर डिफेंस मिसाइल हैं जो भले पुरानी हैं लेकिन रूस के खिलाफ असरदार साबित हो रही हैं। पहला है स्टिंगर सिस्टम जो अमेरिका से मिला है, दूसरा है एस्ट्रेला और तीसरा है सोवियत दौर का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। सोवियत संघ के जमाने से एक्टिव S-300 एयर डिफेंस सिस्टम काफी भरोसेमंद हथियार माना जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि रूस अब उन्हीं हथियारों से मात खा रहा है जो कभी उसने तैयार किए थे। S-300 की फायर पावर देखिए।
क्योंकि इससे तो नाटो की फौज भी घबराती रही है। S-300 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। यही एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त कीव को भी बचा रहा है। सीधा कहें तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अब तक इसी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से महफूज हैं। कीव में S-300 के तैनात रहने के मायने रूस भी बहुत अच्छी तरह समझता है, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम भी सोवियत संघ के जमाने से रूस के पास है। दरअसल S-300 वो महाविनाशक है जो ज़ेलेंस्की के लिए भी गेम चेंजर बना है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा यूक्रेन को बाद में ऐसे नेटो से कई हथियार मिले हैं जिनसे उन्होंने रूस को रोका है। इनमें अमेरिका से मिली ज़ैवलिन मिसाइल है, ब्रिटेन से मिला एन-लॉस सिस्टम है, स्वीडन का AT-4 और तुर्की का TB2 ड्रोन है, अमेरिका के स्टिंगर और यूक्रेन का पुराना S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 6 ऐसे हथियार हैं जिन्होंने यूक्रेन युद्ध का रुख पहले दिन से मोड़ दिया, रूस की चढ़ाई को रफ्तार नहीं पकड़ने दी। 23 और 24 फरवरी की रात को शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की असली स्क्रिप्ट इन्हीं हथियारों ने लिखी है। यही यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की की असली ताकत साबित हुए हैं। इनकी वजह से राजधानी कीव में पुतिन की सेना अभी तक नहीं घुस पाई। खार्किव में रूसी सेना पर इन्हीं हथियारों ने ब्रेक लगाया। खेरसॉन में तो हाइमर्स की वजह से पुतिन को पीछे हटना पड़ा है। पुतिन बहुत गुस्सा है और वो लगातार ज़ेलेंस्की के बड़े बड़े सेंटर्स पर हमला कर रहे हैं और उनकी मिसाइल पावर इस वक्त यूक्रेन पर कयामत की तरह टूट रही है। ये तस्वीरें देखिए जिसमें कीव की एक इमारत में भयानक आग लगी हुई है। ये हमला रूस ने नहीं किया है, बल्कि रूस की एक मिसाइल को रोकने के लिए जब ज़ेलेंस्की ने मिसाइल फायर की तो उसका मलबा रिहायशी इलाकों में गिरा। ऐसे में रूस की मिसाइल और उसको रोकने वाले एयर डिफेंस मिसाइल का बहुत सा मलबा इस अपार्टमेंट में भी क्रैश कर गया। Польща, держави Балтії – це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. ज़ेलेंस्की के इन आरोपों का जवाब रूस से फौरन आया और पुतिन की फौज ने साफ कर दिया कि कीव पर रूस हमला नहीं कर रहा, बल्कि ये यूक्रेन की अपनी मिसाइल है। Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшевудов, однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины. Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшевудов якобы российских ракет является намеренной провокацией с целью эскалации. रूस इस वक्त यूक्रेन पर मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। 2 दिन के अंदर वो 6 अलग अलग तरह की मिसाइल दाग चुका है। देखा जाए तो खेरसॉन में मिली हार के बाद पुतिन ने अपनी मिसाइलों का गोदाम खोल दिया है।